वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। आज लास्ट डेट है केवीएस के जो भी आंसर्स की दिए गए हैं उनको ऑब्जेक्ट करने के लिए। सो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस का जिनका आंसर केवीएस की तरफ से जो रिलीज किया गया है उन पे डाउट है कि इनका आंसर इसके बजाय दूसरा कुछ होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे विद प्रूफ के साथ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका कि आंसर्स केवीएस को अपना मॉडिफाई करना चाहिए, और अगर आप उनको एविडेंस देते हैं प्रॉपर तरीके से तो हो सकता है कि वो आपका मॉडिफाई कर दें। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे एक पेपर शेयर किया गया जो कि किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट बीटी है बायोटेक्नोलॉजी, जो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 180 तक का है। सो हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चन से फोकस करेंगे जो कि डाउटफुल वाले हैं, जिनके लिए हमें डिस्कस करने की जरूरत है कि हाँ इनका आंसर ये नहीं कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन पे टिक मार्क मैंने लगाए हुए हैं और उन क्वेश्चन पे सर्कल किया हुआ है जिन क्वेश्चन पे क्या है डाउट है। तो होपफुली कि अभी तक आप लोगों ने अपना अपना आंसर सीट और रिस्पॉन्स सीट मैच करा लिया होगा और स्कोर कर लिया होगा आप लोगों ने कि अब कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। और होपफुली कि आप लोग जो क्वेश्चंस को डाउट है उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए भी आप लोग रेडी हो रहे होंगे। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो कि केवीएस ने आंसर शीट में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, उसको उसका आंसर कुछ और भी होना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो ये पूरा पेपर ही है केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें कि जो आंसर शीट दी गई है उसके हिसाब से ये टिक किया हुआ है, और किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था तो मैंने उस पर मार्क किया हुआ कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी भी आपके डाउटफुल वाले हैं। राइट, तो देख लेते हैं उनको हम और उन पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या सही प्रूफ हो सकता है और क्या उसके सही आंसर्स पॉसिबली हो सकते हैं। उनके बेसिस पे आप चाहें तो इसे ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे हम रेफरेंस भी देंगे बुक के साथ में कि इस बुक के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर्स होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जबकि केवीएस ने इस तरीके से रिलीज किया हुआ है। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो नंबर पहला आपको यहाँ पे डाउट दे रखा है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे होम्योस्टैटिस इज बेस्ट डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केवीएस की तरफ से जो आंसर दे रखे हैं वो ये दिया हुआ है, मेंटेनिंग अ स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग स्टेट स्टेट ऑफ द बॉडी। राइट, जबकि हम सब लोग जानते हैं होम्योस्टैटिस का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग की बॉडी जो होती है किसमें आती है, दैट इज़ द वार्म ब्लड में। राइट, तो हमारी बॉडी का कंडीशंस होता है कि अपने इंटरनल जो टेम्परेचर्स होती हैं उनको टेम्परेचर को मेंटेन रखने की एबिलिटी होती है। तो होम्योस्टैटिस का मतलब लिटरली क्या होता है कि बाहर का कंडीशन जो भी कुछ हो लेकिन आपकी इनर का जो कंडीशन है, मीन्स जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। आपकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो नियरली क्या हो, कॉन्स्टेंट बना रखे अकॉर्डिंग टू आपके जो बाहर के इन्वायरमेंट हो रहे हैं, चाहे वो कोल्ड पड़ रही हो चाहे वो हॉट पड़ रहा हो, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या हो, मेंटेन हो। सो उसको आप बेसिकली होम्योस्टैटिस के नाम से डिफाइन करते हैं। तो कीपिंग द इंटरनल इन्वायरमेंटल नियरली कांस्टेंट, ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है एज कम्पेयर टू द दिस वन वाले के। सो इसका ऑप्शन आपका जो थर्ड नंबर है ये आपका सही होना चाहिए। कीपिंग द इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट नियरली कांस्टेंट, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, चाहे आप नॉर्मल ठंडी में वो भी होते हैं तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप मई जून में मीन्स हॉट के कंडीशन से होते हैं जहाँ पे बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी वो टेम्परेचर आपकी बॉडी का क्या होता है, मेंटेन होता है। तो इसको आप बेसिकली होम्योस्टैटिस के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू द दिस वन जो कि केवीएस की तरफ से दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है जो कि डाउट वाले में है। सो होपफुली कि आपको जो अभी पहला क्वेश्चन डिस्कस किया गया होगा ये आप लोगों ने भी मार्क किया होगा कि हाँ ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डाउटफुल वाले हैं। और अब देखते हैं कि और कौन कौन से पॉसिबल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डाउट की कैटेगरी में आते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आईडी नंबर 290 है। यहाँ पे एक दे रखा है प्रॉब्लम, इट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द स्पेस एट विच अ स्टेराइल मीडियम इज इंट्रोड्यूस into a culture vessels corresponding to the rate at which medium containing microorganism is removed। सो बेसिकली ये एक कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, और कॉन्टिन्यूस में दो तरीके हो जाते हैं। एक तो होता है आपका कीमोस्टेट्स होता है, दूसरा होता है आपका टर्बिडोस्टेट। जब उस कॉन्टिन्यूस बैच कल्चर में या कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में अगर जो केमिकल का इंग्रेडिएंट होता है अगर आप उसे थ्रू आउट द प्रोसेस अगर आप कांस्टेंट बना करके रखते हैं तो उसे आप बोलते हैं कीमोस्टेट्स। और जब सेल का नंबर या सेल की जो डेंसिटी या सेल के जो मास होते हैं अगर आप उनको उनकी कंसंट्रेशंस को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं मींस थ्रू आउट द प्रोसेस, उसे आप बोलते हैं टर्बिडोस्टेट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन जो केवीएस तरफ दे रखा है वो कीमोस्टेट का ऑप्शन दे रखा है। तो कीमोस्टेट्स जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन का ही एक प्रोसेस है। तो जिन कैंडिडेट्स ने कॉन्टिन्यूस लगा रखी, क्योंकि
कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जितना अमाउंट आप मीडियम को इनोकुलेट कर रहे हैं, स्टेराइल मीडियम को, उतना ही क्या कर रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस का प्रोसेस यही होता है कि आप उसमें क्या करते हैं, एक साइड से डाला भी जाता है फिक्स इंटरवल पे फिक्स अमाउंट, और उतना ही अमाउंट क्या करते हैं, उसको रिलीज करते रहते हैं, मीन्स निकालते रहते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस को भी डिफाइन कर रहा है। डेफिनेटली कीमोस्टैट आपको ये बताता है कि जहाँ पे आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का परसेंटेज या कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रखते हैं, उसे आप कीमोस्टैट बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो गलत क्यों है, ये भी चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है। तो केवीएस ने जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, दैट मीन्स कीमोस्टैट दे रखा है। जबकि जिन कैंडिडेट्स ने कॉन्टिन्यूअस लगाया हुआ है उनका भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस में कंट्राडिक्शंस हैं। यहाँ तो या तो ये कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन इनको देना ही नहीं चाहिए था, या तो फिर अगर ये दे रखे हैं तो दोनों को ही इनको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशंस भी आपको कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशंस का डेफिनेशंस बताता है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस आप केवीएस ने दे रखा है, दैट इज द कीमोस्टैट्स, उसके साथ साथ में ये कॉन्टिन्यूअस का भी ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चंस डाउट में है, हो सकता है कि किसी ने अगर ऑब्जेक्शंस किया हुआ होगा तो ये आप उसके जो मार्क्स हैं, मीन्स जिन लोगों ने अगर ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लगाया होगा तो उनको मार्क्स मिलना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूअस लगाया है तो भी मिलना चाहिए, अगर उन्होंने कीमोस्टैट लगाया तो भी उनको आंसर ऑप्शंस नंबर मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस अपने आप में उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं जो कि ऑप्शंस में स्टेटमेंट में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है यहाँ पे जो कि डाउट वाले कैटेगरी में आता है, और जिसको लेकर के स्टूडेंट में के माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि नहीं इसका आंसर ऐसे होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। वो ऑब्जेक्शंस तो करना चाह रहे हैं, बट ऑब्जेक्शंस करने के लिए उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ साथ एविडेंस पे भी देखेंगे कि हाँ कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, जिनके आंसर्स केवीएस के थ्रू गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनहिबिट राइबोसोम्स एक्टिविटी एंड हेंस स्टॉप ट्रांसलेशंस फ्रॉम अकरिंग। तो प्रोसेस मतलब यहाँ पे अब स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जिस एंटीबायोटिक की वजह से बेसिकली आपका जो ट्रांसलेशंस की प्रोसेस है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो केवीएस ने आंसर्स दे रखा है केनामाइसिन। तो डेफिनेटली केनामाइसिन भी आपका ट्रांसलेशंस की प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है, मीन्स नहीं होने देता। लेकिन टेट्रासाइक्लिन भी है जो कि 30S राइबोसोम्स का एक्टिविटी क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन दोनों ही हैं जो कि आपके ट्रांसलेशंस की प्रोसेस क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं राइबोसोम्स को ही बाइंड करके। तो राइबोसोम्स की एक्टिविटी को टेट्रासाइक्लिन भी बाइंड करता है और केनामाइसिन भी बाइंड करता है। तो जिन कैंडिडेट्स ने केनामाइसिन के बजाय टेट्रासाइक्लिन अगर लगाया हुआ है तो उनका भी ऑप्शन सही होना चाहिए, और केनामाइसिन भी अगर केवीएस ने दे रखा है तो उसका भी सही होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनका कि जो कि दोनों ही राइबोसोम्स को ही क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, और इस तरीके से आकर के ट्रांसलेशंस की प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो होपफुली कि केवीएस को इस बात को कंसिडर करना चाहिए जब फाइनल आंसर की आएगी। तो जिन लोगों ने टेट्रासाइक्लिन लगाया है उनको भी आंसर मतलब मार्क्स मिलने चाहिए, जिन्होंने केनामाइसिन लगाया है उनको भी मार्क्स मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो कि डाउट वाले में है। होपफुली कि आज लास्ट डे है और सब लोग अपना ऑब्जेक्शंस कर पाएँ जिन पे उनको करना है, जिन क्वेश्चंस पे डाउट लग रहा है, और उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ। एक तो इतना चार्जेस लगा रखा है इन लोगों ने, जैसे लग रहा है कि बच्चे एग्ज़ाम मतलब जिन जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में होनी चाहिए उन चीज़ों को लेकर के पैसा देना पड़ रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चंस के लिए चार्जेस लगा रखे हैं, तो ऐसे ही कितने लोग तो नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा है, सेल वाइबिलिटी कैन बी काउंटेड बाय यूजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने जो दे रखा है, हीमोसाइटोमीटर दे रखा है, और कुछ लोगों का जो डाउट है वो इस पे है पेट्रॉफ हाउस काउंटिंग चैम्बर। ये चैम्बर भी यूज किया जाता है। इस चैम्बर से बेसिकली डेड सेल्स मीन्स टोटल सेल काउंटिंग की जाती है। हीमोसाइटोमीटर से भी, या हीमोसाइटोमीटर जो होता है बेसिकली वो ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में माइक्रोबियल सेल्स को काउंट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो हीमोसाइटोमीटर भी बेसिकली आपका यूज किया जाता है टोटल सेल काउंट करने के लिए। सेल वाइबल सेल्स के लिए अगर पूछ रखा है तो वाइबल सेल्स की काउंटिंग यहाँ पे हीमोसाइटोमीटर से भी करते हैं, पेट्रोस हाउस काउंटिंग चैम्बर से भी करते हैं। लेकिन ये है कि थर्ड वाले ऑप्शंस में दोनों चीज काउंट किया मीन टोटल सेल्स काउंट किया जा सकता है। तो अगर जिन्होंने थर्ड वाला ऑप्शन लगा रखा है और हीमोसाइटोमीटर का नहीं लगा रखा है, तो मेरे ख्याल से उनको भी मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि हीमोसाइटोमीटर से भी आप बैक्टीरियल सेल अगर काउंट करते हैं तो वहाँ पे डेड सेल्स और लाइव सेल्स दोनों आती हैं। पूरी तरीके से प्योरली सिर्फ वाइबल सेल्स नहीं आ पाती हैं, बहुत सारी सेल्स मर जाती हैं प्रोसेस करने में। तो ये दोनों ही जो टेक्निक है
मेथड है वो यूज़ किया जाता है टोटल सेल काउंटिंग करने के लिए। अब केवीएस ने किस बेसिस पे ये दे रखा है इसको देखने वाली बात है, और मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। दोनों ही सेल्स से टोटल सेल काउंटिंग आप कर पाते हैं, इस पेट्रॉफ हाउसर काउंटिंग चैम्बर से भी और हीमोसाइटोमीटर से भी। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, CO2 incubator usually kept at concentrations of CO2 required for counting culturing animal cells। सो नॉर्मल जो कंसंट्रेशंस होता है वो 5 to 10% लिया जाता है CO2 कंसंट्रेशंस एनिमल सेल्स को कल्चर कराने के लिए CO2 इंक्यूबेटर में, लेकिन यहाँ पे 5 to 10 कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे या तो ये ऑप्शन से ही इन्होंने गलत दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन इनको कोई इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि चारों ऑप्शंस वो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है 5 to 10% वाला वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो जिन किसी ने जो भी कुछ ऑप्शन लगाया होगा इसका कॉमन नंबर इनको केवीएस वालों को देना चाहिए। अब अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ जो ऑप्शन है ये तो दोनों पहले ही कट कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि मिनिमम जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना, दैट इज 5%, राइट। तो 5% के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन है 5 to 10%। तो 5% यहाँ पे ना तो दो वाले में दिख रहा है ना तो एक वाले में दिख रहा है, तो मिनिमम कंसंट्रेशन किसी भी प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए वो चाहिए होगा। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पे। तो थर्ड वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं 15 to 20, क्योंकि ये तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को क्या कर रहा है, क्रॉस कर जा रहा है। सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है दैट इज 10 to 15%, इस 10 वाले में मिनिमम कंसंट्रेशन जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो हमारी फुलफिल हो रही है। अब अगर उसके बेसिस पे इन्होंने ऑप्शन सी सेकंड अगर दिया रखा है फिर तो अलग बात है, अदरवाइज तो इनको कायदे से इस ऑप्शन में एक ऑप्शन और भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए 5 to 10%। मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स जो कि पढ़ करके गए हुए हैं वो यही ऑप्शंस खोज रहे थे, कहाँ पे 5 से 10% का ऑप्शन इनको दिखाई दे, बट कहीं पे दिखा नहीं है। तो जिन लोगों ने 10 से 15 बार लगा रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन अगर जिन्होंने ये फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई लगा रखा होगा उनके लिए भी केवीएस को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस उन्होंने यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए तो मेरे ख्याल से कॉमन मार्क्स अगर केवीएस दे देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब लोगों के पास ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज करेक्ट। तो यहाँ पे केवीएस ने जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है अनचार्ज पोलर का, फिर चार्ज पोलर का, फिर नॉन पोलर का, फिर गैसियस का, फिर इसके बाद आयंस का। जबकि जो इसका सही आंसर है वो होना चाहिए था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा परमिबिलिटी किसकी होगी, गैसियस मॉलिक्यूल की होगी, फिर नॉन पोलर का होगा, फिर अनचार्ज नॉन पोलर का होगा, फिर चार्ज पोलर का होगा, फिर आयंस का होगा। और इसके लिए हम आपको यहाँ पे एविडेंस भी दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे साफ साफ लेनिंजर की बुक यहाँ पे लिख रखा है कि मेम्ब्रेन्स आर इम्परमेबल टू मोस्ट पोलर आर चार्ज सॉल्यूट। जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, जितने भी मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होते हैं, इम्परमिएबल होते हैं। बट परमिएबल टू द नॉन पोलर कंपाउंड दे आर द, यहाँ पे दे रखा है कि उनकी जो परमिएबिलिटी होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाता है। तो पोलर और चार्ज और नॉन पोलर में सबसे ज़्यादा परमिएबल कौन होगा, आपका नॉन पोलर होगा। तो उस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको एक एविडेंस हम और भी दिखा देते हैं, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये O2 है, CO2 है, नाइट्रोजन गैस है, इनका मेम्ब्रेन से परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा एरो में दिखाया जा रहा है। दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल्स है लाइक है यूरिया है, ग्लिसरॉल है, वाटर है, इनकी परमिबिलिटी भी थोड़ी बहुत दिखाई जा रही है। ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका थोड़ा कम दिखाया जा रहा है, जबकि जो आयंस हैं उनकी परमिबिलिटी क्या है, पूरी तरीके से नहीं दिखाई जा रही है। और वैसे भी आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ रखा है सिस्टम में, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स, उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो गैसियस मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा परमिएबल होते हैं, क्योंकि वो डिफ्यूज कर सकते हैं, उनके लिए किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके जाने चाहिए, फिर इसके बाद नॉन पोलर जाना चाहिए, फिर इसके बाद अनचार्ज नॉन पोलर जाना चाहिए, फिर इसके बाद चार्ज पोलर जाना चाहिए, सबसे लास्ट में क्या होगा, आपका आयन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर सेकंड दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। जो भी कोई करना चाहता है तो उसके लिए आप लेनिंजर का भी रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद पाथफाइंडर की बुक है, पाथफाइंडर की बुक भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप तेईस एंड जिगर की फिजियोलॉजी की जो बुक आती है प्लांट वाले की, वहाँ से भी आप मेम्ब्रेन वाले में से दे सकते हैं। ये सारे रेफरेंस बुक्स हैं जहाँ का ऑप्शन आप प्रूफ दे करके बता सकते हैं कि
जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी परमिबिलिटी हमेशा कम होती है अनचार्ज वाले से या फिर नॉन पोलर वाले से। जबकि यहाँ पे इनके हिसाब से ये दिखाई दे रहा है कि नॉन पोलर का परमिबिलिटी क्या है, कम है, जबकि चार्ज वाले का क्या है, ज़्यादा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन टोटली इनका गलत है, इनको ये चेंज करना ही चाहिए और अगर ये चेंज नहीं करते हैं तो इस पे सबको कॉमन मार्क्स देना चाहिए केवीएस वालों को, क्योंकि ये टोटली पूरी तरीके से जो लॉ मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो होपफुली कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे चैलेंज किया जा सकता है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे डाउट है। एक क्वेश्चन था लाइसोसोम्स को लेकर के जहाँ पे बेसिकली इन्होंने ऑप्शन जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है मेरे ख्याल से कि ये डिग्रेडेशंस नहीं करता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होंगे। अभी देख लेते हैं वो कौन-सा नंबर का क्वेश्चन है। पूरा पेपर ही चूँकि मैंने आपको शेयर किया हुआ है यहाँ पे देखने के लिए। सो जहाँ पे कहीं पे वो आएगा तुरंत मार्क्स दिख जाएगा। मैंने मार्क किया हुआ है उसको सर्कल बना करके। आज लास्ट डेट है और इसके बाद ये फिर से आंसर की रिलीज़ करेंगे जो कि रिवाइज़ की होगी और जिस पे अगर किसी ने ऑब्जेक्शंस कर रखा होगा तो ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करके वो क्या करेंगे, जारी करेंगे। होपफुली कि जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ न कुछ मार्क्स आप लोगों के बढ़ने चाहिए, जिनके भी मार्क्स जो भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक ये क्वेश्चंस इन्होंने दे रखा है कि व्हिच ऑफ दीज़ फैक्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ मीडियम फॉर नहीं, ये नहीं। ओके, ये वाले क्वेश्चंस का आंसर ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है रेयर डिजीज ऑफ फोटो वाले का। इसका कैलकुलेशंस करने के बाद 1/4 हमेशा ऑप्शन आ रहा है और इन्होंने 1/16 दे रखा है, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं। सेकंड फर्स्ट मतलब ये 4 ही चाइल्ड बनेंगे और एक चाइल्ड अगर ऑलरेडी ऑलरेडी अगर आपका यहाँ पे ओ दे रखा है, इसका मतलब जो होता है कि जो पेरेंट्स होंगे उनके पास जो उनका जो जीनोम है वो एक एक का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उनका एक जीन जो होगा आई के पावर बी और एक का जीन जो होगा आई के पावर 0 होना चाहिए। लेट मी यहाँ पे एक्सप्लेन हम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो सपोज उन्होंने ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी दे रखा है, ब्लड ग्रुप इन्होंने ए दे रखा है, तो ब्लड ग्रुप बी के लिए जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या बन सकती है, बी के पावर आई के पावर बी और आई के पावर ओ, ये बन सकता है क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड उनका बी ऑलरेडी ए दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई के पावर ए एंड आई के पावर ओ। तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है कि फादर मतलब फीमेल और मेल हैं और उनका एक जो चाइल्ड है ऑलरेडी क्या है आपका ओ ब्लड ग्रुप डिजीज है, राइट। तो यहाँ पे ओ ब्लड कब आएगा, जब आपके दोनों के दोनों जो पेरेंट्स होंगे उनके पास एक एक जो जीन होगी एल्स होगी वो किसके होंगे, ओ के होंगे। तो यहाँ पे आई के पावर ओ हो जाएगा, आई के पावर ओ हो जाएगा, तब जाकर के ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो अगर आप इनका क्रॉस कराते हैं तो सपोज अगर आप इनका इनका कराएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा ब्लड ग्रुप, राइट। और इसका अगर आप कराएंगे तो क्या बनेगा, बी बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आई की पावर बी और ओ आएगा तो बी डोमिनेंट होता है। अगर आप इसका कराएंगे तो क्या बनेगा आपका ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। लास्ट वाले कराएंगे तो क्या बनेगा आपका ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो आपके चाइल्ड बन रहे हैं उन 4 में से आपका सिर्फ एक जो होगा ब्लड ग्रुप ओ वाले के बनने की पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज 1/4 होना चाहिए। आई डोंट नो कि किस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस जो है वो 1/16 दे रखा है। तो यहाँ पे भी क्या है, डाउट है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली लाइसोसोम्स को लेकर के था, जहाँ पे डाउट था जिस चीज़ को लेकर के इन्होंने सही आंसर्स नहीं दे रखे हैं। गलतियाँ होती हैं, हो सकता है इन्होंने जानबूझकर भी अपनी पॉलिसी बनाई हो ताकि बच्चे इस पे ऑब्जेक्ट करें और उनका अच्छी तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो। 1000 रुपये इन्होंने लगा रखा है, तो कुछ ऐसा भी पॉलिसी चलती रहती है। ओके।
यहाँ पे दे रखा है मेजर साइट ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग नॉट अकर इन, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेम्ब्रेन का ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए था, बट इन्होंने लाइसोसोम्स दे रखा है। मेम्ब्रेन में भी कोई भी प्रोटीन सॉर्टिंग का काम नहीं होता है। मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ जो वेसिकल्स होते हैं उनके फ्यूजन करने के लिए और इसके साथ साथ में उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे भी ऑप्शंस आपका लाइसोसोम वाला गलत समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से इनका ऑप्शंस मेम्ब्रेन होना चाहिए था, जबकि इन्होंने ये दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स, इसके लिए इन्होंने दे रखा है ब्रेक डाउन द माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये वाला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, जबकि यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखा जाए मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये वाला होना चाहिए था रिड्यूस्ड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज होती हैं, इनकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता रहता है। अगर ये एक्टिविटी अगर इनकी लो हो जाती है तो उसमें डिजीज हो जाता है लाइसोसोमल से रिलेटेड। और ये वाला ऑप्शन, ये मतलब ये फीचर्स उनके नहीं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दे रखा है ब्रेक डाउन द माइक्रोमोलिक्यूल्स। शायद मेरे ख्याल से ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ, ये सही है। और ये सारी प्रॉपर्टी लाइसोसोम्स की पाई जाती हैं, तो कि पीएच जो होता है उनका लो होता है, एंडोसाइटोसिस की एक्टिविटी भी होती है और मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन भी किया जाता है। और हाइड्रोलेस जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर ऐसा होगा तो डिजीज होना शुरू हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वो सही होना चाहिए। सो होपफुली कि जो आपका रिवाइज आंसर किया आएगा उसमें से ये सारे जो क्वेश्चन होंगे इनके आंसर्स आपको मॉडिफाई फॉर्म में मिलेंगे। या तो पॉसिबिलिटी बनती है तो ये सबको कॉमन नंबर दे देंगे, या तो फिर ये बनता है कि हाँ ऑप्शंस को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, मीन्स चेंज करेंगे, ताकि कि जिनका जो सही ऑप्शन है वो सही तरीके से मिल पाए। तो होपफुली कि आपने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डाउट में थे, जिनका ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन इन्होंने दिया कुछ और है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग यहाँ पे देख पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और होपफुली कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए होंगे और आप लोगों ने उसको मैच करा लिया होगा और देख लिया होगा कि आपके कट ऑफ कितने आ रहे हैं। जिन किसी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स नियरली 120 के आसपास अगर आ रहे हैं या उससे प्लस अगर आ रहा है, तो वो कैंडिडेट अपने आप को इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशंस के लिए लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ जाएगी 120 प्लस ही जाएगा, 25, 26, 27, 23 इस तरीके से हो सकता है। तो जिन किसी के भी मार्क्स 120 से ज़्यादा 120 तक अगर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को प्रिपरेशंस के लिए रेडी कर सकते हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से जैसे ही आपके रिवाइज आंसर किया आएगा उसके विद इन 10 डेज में जो भी होगा पॉसिबिलिटी रिजल्ट के आने की बन जाती है, तो होपफुली बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।